अस्सलाम वालेकुम जी। सी जॉन के नए व्लॉग के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज हम जिस बात पे गुफ्तगू करेंगे या जिस मसले को डिस्कस करेंगे वो ये है कि क्या ऐसा कोई पैमाना है या ऐसा कोई पैरामीटर बनाया गया है पहले से कि जिसके मुताबिक हम देख सकें, परख सकें कि अगर ये रिश्ता आया है हमारे बेटे या बेटी के लिए तो ये मुनासिब है। मतलब ऐसी कोई कसौटी बनाई गई है जिस पे रिश्ते को परखा जा सके कि ओके ये इसके मुताबिक है, इसमें बिल्कुल फिट हो जाता है, ओके ये चलेगा। क्या आज से पहले इस मसले पे कभी कोई गुफ्तगू हुई है या इस मसले के बारे में लोगों ने डिस्कस किया है? कुछ दिन पहले मैं इसी सिलसिले को लेकर यूट्यूब पे सर्च कर रही थी तो बहुत सारी वीडियोस मेरे सामने खुलती चली गई, जिनमें से दो का जिक्र मैं आपके साथ करना चाहूँगी। एक वीडियो जो थी वो पाकिस्तान PTV पे 70s के ज़माने में कोई शो आता था जिसमें निज़ामुद्दीन नाम करके कोई साहब थे और वो इस तरह के घरेलू और माशरती मसाइल के बारे में डिस्कस करते थे और लोगों को आगाही देते थे और हल्के फुल्के हंसी मजाक के मौसम में इन मसाइल को सुलझाने या लोगों को समझाने की हत्तल इम्कान कोशिश करते थे। तो उनका ही एक क्लिप मेरे सामने से गुजरा जिसमें वो जिक्र ये कर रहे थे कि मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं और ज़िंदगी में मतलब कि ज़िंदगी में मसले मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं कि इन बढ़ते हुए मसाइल की सबसे बड़ी वजह ये है कि हम अपने बेटे और बेटियों के गलत जगह पे रिश्ते कर लेते हैं और जब रिश्ता कर लेते हैं तो मसाइल तो ज़िंदगी में पहले से ही होते हैं तो वो दुगने चुगने होते चले जाते हैं। अपने मसलों के साथ साथ अपने बच्चों के मसले भी हमें सुलझाने या उनके लिए सर खपाना पड़ता है। तो हमें ये करना चाहिए कि अपने बच्चों की शादियां जो हैं वो बेहतर जगह पर करें। अब उन्होंने जो बेहतर जगह का पैमाना बताया वो कुछ ये था कि लड़की वालों को चाहिए कि वो अमीर घरानों में अपनी बेटियों की शादियां करें और लड़कों को चाहिए मतलब लड़के वालों को चाहिए कि अपने घर में बहुएं जो हैं वो अपने से ज़रा कमतर घराने से लेकर आएँ। ये उनका बताया गया पैरामीटर या एक मेयार है, मैं अपनी बात नहीं कर रही। ਸਿਆਣਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹੋ ਤੇ ਧੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੋ ਤਗੜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ। लेकिन ये वाला मेयार भी आई डोंट थिंक सो कि ठीक है। इस मेयार पर भी सब लोग पूरे नहीं उतर सकते। सिर्फ दौलत को, अमीरी या गरीबी को ही मेयार नहीं बनाया जा सकता कि जो लड़की वाले हैं वो अपने से बेहतर घराने को ही मतलब कि अपने से ज़्यादा दौलतमंद को तरजीह दें और जो लड़के वाले हैं वो ये सोचें कि गरीब घराने से लड़की लेकर आएँ तो फिर बहू जो है वो अंडर कंट्रोल रहेगी या समझदार मिलेगी या कम में गुजारा करने की आदी होगी और हमारी शुक्रगुजार होगी वटेवर। लेकिन मेयार दौलत को समझा गया तो ये पैमाना भी ठीक नहीं रहा। इसी दहाई की यानी 70 की दहाई की ही एक और मूवी का मैं जिक्र करूँगी, पाकिस्तानी ब्लैक एंड वाइट पंजाबी मूवी का मैं जिक्र करूँगी। उसका एक सीन जिसने मुझे बेहद मुतासिर किया। तो मूवी कुछ ऐसे है कि गांव का जो अमीर चौधरी होता है, बड़ा ज़िम्मेदार होता है, खाता पीता है और अच्छा मतलब खुशहाल होता है, वो अपने बेटी की शादी के लिए, रिश्ते के लिए, आपको पता है कि पहले ज़माने में रिश्ते करवाने के लिए जो नाई हजरात थे उनकी ही खिदमत ली जाती थी, यानी उनसे सिर्फ हजामतें नहीं करवाई जाती थी या उनसे सिर्फ शादी पे खाने नहीं पकवाए जाते थे बल्कि उनको अपने घर के इन मसाइल में भी शामिल किया जाता था और उन लोगों को हर घर में क्या चल रहा है या क्या कितनी उम्र के बच्चे बच्चियां हैं और घर के हालात क्या हैं और किसके लिए रिश्ता तलाश किया जा रहा है, दे नो एवरीथिंग। तो पुराने ज़माने में नाइयों से ये खिदमत भी ली जाती थी। तो चलते हैं उस पहली बात की तरफ कि होता कुछ यूँ है कि चौधरी की बेटी जो होती है वो जवान होती है और चौधरी उसके रिश्ते की खातिर एक नाई को बुलाता है घर में और उसको कहता है कि भाई तुम्हारी नज़र में तुम तो घूमते फिरते रहते हो, बच्ची जवान हो गई है, कोई रिश्ता कहीं मुनासिब हो तो बताओ। तो वो चौधरी को बताता है कि मेरी नज़र में एक बेहतरीन रिश्ता है, तुम्हारे ही गाँव का लड़का है, खाते पीते नहीं हैं, लेकिन लड़का जो है वो शहर जाके थोड़ा बहुत पढ़ लिख गया है और नहायत ईमानदार है, क्योंकि उसके जो लेटर्स आते हैं वो जब डाकिया लेकर आता है तो
पुराने ज़माने में यही होता था कि डाकिया अगर लेटर लेकर आया तो घर में अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उसी पोस्टमैन से कहा जाता था कि प्लीज़ ज़रा पढ़ के सुना दो। तो नाई का कहना ये था कि वो मेरा फ्रेंड है और वो मुझे बताता है कि वो बड़ी अच्छी बातें अपने ख़त में लिखता है, शहर के बारे में और गाँव के बारे में, ईमानदारी के बारे में। और वैसे भी जब भी वो गाँव में आता है तो गाँव को सुधारने की, अच्छा करने की, आई मीन टू से कि ही वॉज द परफेक्ट गाय फॉर द चौधरीज डॉटर। तो नाई भी ये कह देता है कि वो तुम्हारी बेटी के लिए वो बेहतरीन रिश्ता है। तो चौधरी कहता है लो जी, मैं भूखे नंगों के घर अपनी बेटी को भेज दूं? मेरी बेटी इतनी नाजों की पली है, आज तक उसने मतलब कि कोई मेहनत का काम नहीं किया और उनके घर में जाके तो उसको तो सारे काम करने पड़े या ये करना पड़े। आई मीन टू से कि वो ना दौलत के पैमाने पे तोलता है कि भाई नहीं भाई वो अमीर नहीं है और इसलिए ये रिश्ता नहीं चलेगा। इससे तो बेटर ये है कि मेरी बहन का जो बेटा है, चाहे गुंडा है, बदमाश है, खाते पीते हैं और इतने अमीर हैं, मैं वहाँ कर लेता हूँ अपनी बेटी की शादी। तो जो नाई उसको जवाब देता है ना, डैट वाज रियली गुड। नाई उसको कहता है कि चौधरी याद रखो, तुम्हारी पूरी दौलत खर्च कर दी जाए तब भी तुम्हारी बहन के बेटे को, जो कि बदमाश है, शरीफ और ईमानदार नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अगर एक गरीब, ईमानदार, पढ़ा लिखा आदमी तुम्हारा दामाद बनेगा तो तुम्हारी दौलत को, तुम्हारी इज्जत को 4 चांद लगा देगा। आसपास के तमाम गांव वाले तुम्हारे दामाद को पढ़ा लिखा मान के तुम्हारी इज्जत करेंगे और वो जो पढ़ाई लिखाई करके आया है उसको जब इस्तेमाल करेगा तो तुम्हारी दौलत में भी इजाफा होगा। हालांकि वो तुम्हारी दौलत का आई डोंट थिंक सो कि भूखा होगा, लेकिन इस पैमाने पे ज़रा परख के देखो। तो मुझे ये बात भी बहुत अच्छी लगी, उस मूवी का ये क्लिप भी मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड किया। उस क्लिप को मैंने स्क्रीन उसका रिकॉर्डिंग करके बहुत से लोगों को फॉरवर्ड किया। लेकिन आपने देखा कि ये दोनों जो बातें हैं, एक में दौलत को मेयार बनाया गया, दूसरी में ज़्यादातर शराफत को मेयार बनाया गया। दौलत के मुकाबले में फिर भी शराफत का पैमाना ऊंचा रखने के लिए उस नाई ने उसको डिटेल में डिस्कस किया। लेकिन अगर हम अपने इस मसले को हल करना चाहते हैं तो हमें देखना होगा कि हम कौन हैं, हम कहाँ से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, हमें रहनुमाई कहाँ से मिल सकती है, कौन सी चीज़ हमारी रहनुमाई के लिए हमारे हाथ में थमाई गई है, हमें उसी की तरफ रजू करना होगा और हमें अपने मसले का, इस मसले का स्पेशली हल भी वहीं से मिलेगा। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक समझे, मैं कुरान पाक का जिक्र कर रही हूँ। अब लोग कहेंगे कि कुरान पाक को तो नाज़िल हुए हज़ारों साल हो गए, अनाउज़ु बिल्लाह, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। हज़ारों साल हो गए, वो ज़माना और था, वो पैमाने और थे। हजूर, कुरान पाक हर ज़माने के हर लोगों के लिए भलाई या मसाइल के हल के लिए भेजी गई है। ये किताब किसी एक खित्ते, किसी एक वक्त या किसी एक इलाके के लोगों की भलाई के लिए नहीं भेजी गई। इसको जब भी आप खोल के देखेंगे, अपने मसले को जानने के लिए आपको इसको डीपली स्टडी करना होगा। लेकिन अगर आप डीपली स्टडी नहीं कर सकते तो आपको इस किताब को जानने वाले और ऐसे जो आपको सही राह दिखा सकें, आपको उनसे रजू करना होगा। सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि अपनी ये जो बात है कि वो पुराने ज़माने थे, इस गलतफहमी को दूर करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगाइए और कुरान पाक में ढूंढने की कोशिश कीजिए कि कौन कौन सी आयत में, कौन कौन सी सूरा में ऐसे मसाइल के हल को या ऐसे मसाइल को डिस्कस किया गया है शादी ब्याह के सिलसिले में, या फिर उन मसाइल को डिटेल में अहादीस में, तफसीर में तलाश करने की कोशिश करें। हमारी ज़िंदगी में जो परेशानियां, तकलीफ़ें और बीमारियां हैं, उनकी मेन वजह यही है कि हमने अपनी बेसिक से बहुत दूर निकल गए हैं। आप बीमारियों को ही ले लीजिए, जब से हमने नए नए खाने शुरू किए हैं, नई नई प्रोसेस किए हुए फूड खाने शुरू किए हैं, फास्ट फूड हमारी ज़िंदगी में आ गया है। ट्रेंड के पीछे मत भागिए। ट्रेंड तो पहले ये बनाया गया कि फ़ास्ट फूड खाएं, देन आप जो हैं हाई सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, फ़ास्ट फूड खाने जाते हैं। हम तो बाहर जाते हैं, हम तो बर्गर खाते हैं, हम तो पिज़्ज़ा खाते हैं। बर्गर और पिज़्ज़े खा खा के जब ओबेसिटी का शिकार हो गए, मोटापे का शिकार हो गए, तो तब हमें मेहनत और मुशक्क़त की तरफ लगा दिया गया कि ओके वर्कआउट करो, जिम ज्वाइन करो, देन
ہمارے کھانے کو آرگینک بنانے کی طرف توجہ دی گئی اور کہا گیا کہ اوکے آپ تو تم صرف یہی کھاؤ، تھوڑا سا کھاؤ، بھوک رکھ کے کھاؤ اور آرگینک کھاؤ اور زمین سے نکلی ہوئی چیزیں کھاؤ، پانی زیادہ پیو، میٹھا کم کھاؤ تاکہ تمہارا موٹاپا کم ہو جائے۔ تو یہ ہوتا ہے ٹرینڈ کے پیچھے بھاگنے کا نتیجہ۔ ٹرینڈ کے پیچھے بھاگے، فاسٹ فوڈ کے پیچھے بھاگے، موٹے ہو گئے تو اب دبلا ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ ٹرینڈ ہے۔ تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے دوبارہ سے وہی کھانا شروع کیا جس کو کھانا چھوڑ کے ہم فاسٹ فوڈ کے پیچھے بھاگے تھے۔ تو یہی حل ہے اس مسئلے کا کہ اپنے بچوں کے لیے بہتر اور بہترین رشتہ کون سا ہے۔ اس کا معیار میرے اللہ کے نبی پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں ڈیٹیل سے بتا دیا ہے۔ جب تک ہم ادھر رجوع کر کے اس معیار کو نہیں جانیں گے، اس کو نہیں پرکھیں گے، آپ دیکھیے گا کہ اگر آپ قرآن پاک کو صرف اپنے اس ایک مسئلے کے حل کے لیے پڑھنے کی یا جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ کے کہیں اور ساتھ مسائل اور مشکلات جو اور پریشانیاں جو ہیں وہ حل ہوتی چلی جائیں گی۔ ثواب کا ثواب اور پریشانیوں سے نجات الگ، تو آم کے آم اور گٹلیوں کے دام۔ تو اللہ پاک نے جو معیار قائم کیا ہے وہی بہترین ہے۔ سپوز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا ضروری ہے، لوگ اسی چکر میں کسٹرڈ، کھیر اور حلوے اور پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا کھاتے رہے، مٹھائیاں، ایون کہ مٹھائیاں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے۔ تو دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شوگر تو نہیں تھی، وہ جو میٹھا کھاتے تھے وہ یا تو کھجور سے بنا ہوتا تھا یا شہد سے بنا ہوتا تھا۔ کھجور بھی صحت کے لیے بہترین ہے اور شہد سے بڑھ کے بہترین چیز کوئی نہیں صحت کے لیے۔ تو پہلے آپ یہ تو دیکھیے کہ کس قسم کا میٹھا کھاتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف یہ سن لیا کہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، اس لیے ہم کھائیں گے کسٹرڈ، ہم کھائیں گے ٹرائفل، ہم کھائیں گے کوئی کیا کہتے ہیں وینیلا کیک۔ آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی جو میرے اس گروپ کے ممبرس ہیں اور جو بننے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، کہ جب بھی آپ کی کہیں بات چیت کامیابی کی حدوں کو چھونے لگے یا آپ کو لگے کہ ماشاءاللہ یہاں بات ٹھیک ہو جائے گی، تو پلیز ہمیں ایک میسج کر کے انفارم کر دیں، اس سے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے رخصت چاہوں گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر کسی مسئلے یا کسی بات کو لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ امید ہے آپ ہماری باتوں کو اس کان سے سنا اور اس کان سے نکال دیا، ایسا نہیں کریں گے۔ ہمارے گروپ کو جوائن کیجئے اور تاکہ آپ اس کی کارکردگی، اس کے کام کرنے کے طریقے کو ذاتی طور پہ جان سکیں، اور اس کے بعد جو آپ کے کانٹیکٹ میں لوگ ہیں آپ ان کو بھی اس گروپ میں شامل ہونے کے لیے کہیں۔ یہ بھی ایک طرح سے صدقہ جاریہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے آپ جس بندے کو اس گروپ کو جوائن کروائیں اس کے ذریعے بیٹھی ہوئی کسی بچی کا گھر بس جائے، بیٹھے ہوئے کسی بھائی بیٹے کو اس کا مناسب شریک حیات مل جائے۔ تو یہ بھی آپ کا ڈالا ہوا جو ممبر ہوگا وہ ہمیشہ صدقہ جاریہ ہی سمجھا جائے گا، اور صدقہ جاریہ اس کا ہم آپ کو کیا صلہ دیں گے، اس کا صلہ تو اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو دے گا۔ تو ہمارے اس کار خیر کو صرف ہمارا مت سمجھیے، یہ آپ کا ہے۔ جو جو اس میں شامل ہو رہا ہے وہ ایک صدقہ جاریہ کے کام سے لنک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سب کو نیک اعمال کی، اچھے اعمال کی، دوسروں کی مدد کرنے کے اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ آمین ثم آمین۔